और चलिए अब खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। राफेल डील घाटे का सौदा नहीं है। संसद में कैग ने अपनी रिपोर्ट में ये बात साफ कर दी है। लेकिन राफेल को लेकर न राहुल का हमला रुका है और न ही सरकार का पलटवार। महाघोटाला बना महाझूठ बंधन की ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। देखिए रिपोर्ट में। 36 रफाल की डील के बारे में संसद में कैग यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में कैग ने सरकार से इतर जाकर ना राफेल की कीमत बताई और ना विपक्ष के आरोपों की तरह इस डील में कोई गड़बड़ी पाई। कैग ने अपनी रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय के उस तर्क को खारिज कर दिया कि साल 2016 में 36 रफाल विमानों की डील साल 2007 के प्रस्ताव की तुलना में 9% सस्ती है। लेकिन फिर भी राफेल डील घाटे का सौदा नहीं है। 141 पेज की रिपोर्ट में राफेल डील को 2.86% सस्ता बताया गया। राफेल डील में कीमत के साथ मेक इन इंडिया के लिए प्रोत्साहन जैसी बेहतर शर्तें शामिल हैं। विमानों की डिलीवरी के लिए भी 1 महीने का कम समय तय किया गया है। शुरुआती 18 राफेल विमान पिछली डील के मुकाबले 5 महीने पहले भारत आ जाएंगे। राफेल पर कैग की रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकार ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राफेल को लेकर किए जा रहे दुष्प्रचार को महाझूठबंधन करार दिया। कीमत सस्ती है, टेक्नोलॉजी बेहतर है, मेंटेनेंस बेहतर है, डिलीवरी शेड्यूल ज्यादा टाइट है, एस्केलेशन क्लॉज बेहतर है। प्रतिदिन एक झूठ बोला जाता है। झूठ बोलने वालों का सर पूरे देश के सामने शर्म से झुक जाना चाहिए। राफेल पर कैग की रिपोर्ट से अलग कांग्रेस का सरकार पर हमला जारी है। इस डील में हिंदुस्तान को हवाई जहाज पिछली डील से देरी में मिलेंगे। अंतिम जो दाम फ्रेंच ने ऑफर किया है इस नई डील में वो 55% बेंचमार्क प्राइस से ऊंचा है, मतलब 55% एक्सपेंसिव है। 3 काउंट्स पे राफेल का मामला कंक्लूजन तक पहुंचेगा। प्रोसेस, करप्शन, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। राफेल डील पर कैग की रिपोर्ट को अरुण जेटली ने ट्वीट में सत्यमेव जयते बताया। जेटली ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट गलत हो, कैग गलत हो और सिर्फ राजवंश ही सही हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन राफेल पर राहुल के हमले ने यह भी साफ कर दिया कि राफेल का मुद्दा अभी पीछे छूटने वाला नहीं है और संसद में कैग रिपोर्ट आने के बाद संग्राम अब सड़क पर होगा और इसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। 16वीं लोकसभा के आखिरी दिन पीएम मोदी को बड़ा सरप्राइज उस वक्त मिला जब मुलायम सिंह ने उनकी जमकर तारीफ की और फिर से पीएम बनने की शुभकामनाएं दी। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो आपने जिससे सभा को चलाया है और सबको खुश रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेषकर बधाई और धन्यवाद आपको देता हूँ। और मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया। ये हमारी इच्छा है। और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग तो इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। इधर पीएम मोदी की तरफ से सभी सदस्यों का आभार जताया गया और मुलायम सिंह के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया। आप सब साथियों ने सभी तरफ से सबने और आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में एक प्रथम पारी की मेरी शुरुआत में जो मदद की है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी का विशेष रूप से आभारी हूं। उनका स्नेह हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, सबके लिए मूल्यवान है। सभी वरिष्ठ जनों का स्नेह मूल्यवान होता है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे का आज तीसरा दिन है और प्रियंका गांधी आज 13 लोकसभा सीटों के पदाधिकारियों से मिली है। इससे पहले प्रियंका ने करीब 16 घंटे तक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। प्रियंका गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2 टूक कह दिया कि पुरानी कांग्रेस से काम नहीं चलेगा, पार्टी को नए सिरे से शुरुआत करनी है। अखिलेश यादव को रोके जाने के मामले में एसपी सांसदों ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया। सांसद धर्मेंद्र यादव ने सिर पर पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया और कहा कि यूपी में तानाशाही चल रही है। सबसे बड़े महेंद्र अखाड़ा परिषद के तो वहीं सदन में सपा के हंगामे को राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने चुनावी स्टंट बताया। सदन के अंदर जो है मतलब ये बहुत ज़रूरी होता है कि मतलब आपको वहाँ पर रहना चाहिए, क्योंकि पूरी जनता देख रही है, जनता के सब सारे कार्य हैं और जो कि मतलब जो बजट सत्र है और जिस तरह उस पर मतगणना जिस तरह चल रहा है तो वो उसको रोकना तो मतलब ये गलत है। मतलब जो भी हुआ मतलब उसमें वहाँ एयरपोर्ट को हुआ जिस तरह से हुआ, इससे पहले भी हो चुका है। हमें योगी जी के साथ में हो चुका, जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ भी यही हरकत हो चुकी है कि इस तरीके की, और मतलब ये कि दोहराया नहीं गया, ऐसा नहीं कि उनके साथ किया गया तो इनके साथ किया गया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाई। शाह के शाही स्नान में संत भी शामिल हुए और इस बीच संतों से शाह ने खास चर्चा भी की। शाह, संत और सियासत, मुलाकात तो हुई, क्या बात हुई। संतों के बीच घिरे रहे शाह। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर गरमाई सियासत के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह दिन भर संतों के बीच घिरे रहे। प्रयाग पहुंचकर संतों के संग आस्था की डुबकी लगाई और फिर संतों के साथ भोज कर चर्चा की। शाह ने अखाड़ा परिषद के प्रमुख संतों से मुलाकात की, पर मंदिर मुद्दे पर क्या बात हुई, ये अब भी एक सवाल बना हुआ है। कहने को तो शाह का दौरा आध्यात्मिक बताया गया, पर सियासी मायनों में समझा जाए तो इसका संदेश दूर तलक जाता है। आइए आपको बताते हैं कि शाह के प्रयाग दौरे से क्या कुछ निकलता दिख रहा है। संतों संग शाह की हर डुबकी ने हिंदुत्व के एजेंडे को धार दी। राम मंदिर के मुद्दे और संतों की नाराजगी को शाह ने दूर करने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव से पहले सभी संतों के साथ भोज करके देश भर में संदेश दिया। राम मंदिर के मुद्दे पर विभिन्न अखाड़ों के संतों से किया विचार विमर्श। आपको बताएं कि कुंभ क्षेत्र में विहिप की धर्म संसद में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण मुख्य मुद्दा रहा है और संत समाज लगातार मंदिर को लेकर सरकार पर दबाव बनाता रहा है। कई बार अयोध्या कूच करने तक की धमकी दी जाती रही है। ऐसे में शाह ने एक तीर से कई निशाने तो साधे हैं, लेकिन शाह की ये मुलाकात और आस्था की डुबकी संतों की नाराजगी कितनी दूर कर पाई, ये वक्त के साथ ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए बात करते हैं सूबे में संग्राम मचाए गुर्जर समाज की, जो कि अपने लिए 5% आरक्षण से कम कुछ भी नहीं चाहते हैं। हालांकि गहलोत सरकार का गुर्जर समेत 5 जातियों को 5% आरक्षण देने संबंधी विधेयक विधानसभा में पास हो गया है। क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, देखिए। गहलोत सरकार ने बुधवार को विधानसभा में गुर्जर समेत 5 जातियों को 5% आरक्षण के लिए बिल पेश किया। राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक को कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला ने सदन में रखा, जिसे सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। सदन में सर्वसम्मति से पारित हुआ बिल। पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक पारित।
गुर्जर समेत 5 जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान। ओबीसी का कोटा 21 से बढ़ाकर 26% करने का प्रावधान। एक तो अति पिछड़ों को 5% आरक्षण देने का कैबिनेट ने फैसला लिया था। इसके संबंध में एक विधेयक भी पारित कराया गया है और एक संकल्प पारित कराया गया है कि राजस्थान का सदन ये चाहता है कि अति पिछड़ों को 5% आरक्षण दिया जाए। देखिए, केंद्रीय सरकार ने भी हाल ही में संविधान में संशोधन करके जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया है। चेन्नई में 69% आरक्षण है। तो ये विधानसभा ही पहले पास करके भेजती है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं। इसी तर्ज पर हमने आज अति पिछड़ों को 5% आरक्षण देने के लिए विधेयक भी पारित किया है और उसके साथ साथ एक संकल्प पारित किया है। अब ये संकल्प जाएगा भारत सरकार के पास। भारत सरकार को चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसके ऊपर कार्रवाई करे। 200 के 200 विधानसभा सदस्यों ने सर्वसम्मति से ये भी आग्रह किया है कि इस कानून को संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए और एक रेजोल्यूशन पास किया है कि जिस प्रकार आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण केंद्र सरकार ने संविधान के संशोधन के पश्चात सुनिश्चित किया है, उसी तर्ज पर इस कानून को भी संरक्षण मिले और संविधान में संशोधन हो ताकि ये 5% का जो आरक्षण विधानसभा राजस्थान ने पारित किया है वो संविधान का संशोधन हो सके दिल्ली में भी। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सदन के सभी सदस्यों का, तमाम दलों का, निर्दलीय विधायकों ने सबने मिलकर इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया है। ये प्रदेश की जनता के सामने एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। हमारी सरकार की मंशा स्पष्ट है। बहुत लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी। मुझे खुशी हुई आज कि मैंने ये संकल्प सदन के मेज पटल पे रखा और सम्मानीय सभी सदस्यों ने एक मत से इसको पारित किया। बिल विधानसभा में पारित हो गया है। आरक्षण बिल के साथ सरकार ने विधानसभा में संकल्प भी पारित कर दिया। संकल्प में केंद्र सरकार से संविधान संशोधन का आग्रह किया गया है। ये भी आग्रह किया गया है कि 5% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। गहलोत सरकार ने गुर्जरों की मांग के मुताबिक विधेयक तो पारित कर दिया है। अब देखना होगा केंद्र सरकार कब संशोधन करेगी। गोवर्धन चौधरी, न्यूज़ 18 राजस्थान। सर्दियों में बाजार में आम बिकने लगे तो थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन नई किस्मों के कारण अब ये भी संभव हो पाया है। तभी तो जयपुर के फल बाजार में अभी से ही आमों की महक बिखरने लगी है। आम के शौकीनों के लिए खुशखबरी, सिंदूरी सफेदा ने बाजार में दी दस्तक। सर्दी में लीजिए आम के स्वाद का मजा। आम तौर पर लोगों को आम के लिए गर्मियों का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इस बार इंतजार की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जयपुर के बाजारों में आम ने दस्तक दे दी है। दरअसल केरल और तेलंगाना में आम की नई किस्म तैयार की गई है, जो पारंपरिक आम से जल्दी फल देती है। बोर पहले आ जाते थे, करीब अब समझो दिसंबर में इनके बोर आते थे, नवंबर में। इस बार नवंबर में फुल बोर से आ गए और दिसंबर में तो आम पकने लग गया, मतलब आम आने लग गया। नई पैदावार हो गई। जो पुराने पेड़ हैं वो उसी में मार्च में ही आएगा। हालांकि महंगा होने के कारण ये आम अभी खास बना हुआ है। मार्च में हापुस और फिर अप्रैल में गुजरात से लंगड़ा आम आना शुरू होते हैं, लेकिन ये आम तभी आम हो पाएगा जब यूपी बिहार से दशहरी और लंगड़ा बाजार में आएंगे। कुल मिला के अभी तक ऐसा लग रहा है कि फसल अच्छी होने की उम्मीद है। अगर कोई भी आंधी तूफान बारिश ओला अगर फसल के ऊपर नहीं आया तो फसल बहुत अच्छी आएगी, और अगर कोई कुदरती कहर आ गया उसके ऊपर तो फिर जैसे भगवान की मर्जी वैसे होगा। फिलहाल खुदरा में ये आम 150 से 200 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। पहले जब मैं आम पर स्टोरी करता था तो पसीने छूटते रहते थे, लेकिन आज मैंने स्वेटर पहनकर यह स्टोरी की है। अब इसे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कहेंगे या कृषि क्षेत्र के अनुसंधान का परिणाम, लेकिन इन दिनों आप गुनगुनी धूप में बैठकर आम का आनंद ले सकते हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ बीके शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।